हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिमांड रिवाइज करेंगे। हम इस वन शॉट वीडियो में डिमांड से रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। तो हमसे यहाँ पूछा गया, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए और पूछा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक एग्जाम्पल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल बताने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड टुगेदर। ऐसे गुड्स जिनको हम साथ में यूज़ करते हैं, जिनका कंजम्पशन साथ में किया जाता है। जैसे कि अगर हम टी लेते हैं, टी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मिल्क, टी एंड शुगर। ये सारे के सारे गुड्स जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे हमें कह दिए टी एंड कॉफ़ी। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कैटेगरी में नहीं आता है, बिकॉज टी एंड कॉफ़ी को हम कभी भी साथ में कंज्यूम नहीं करते हैं, राइट। टी एंड कॉफ़ी जो है वो अलग अलग कंज्यूम कर जाता है। आपने कभी किसी को नहीं देखा हो टी एंड कॉफ़ी साथ में कंज्यूम कर रहा हो। सिमिलरली कोक एंड पेप्सी, तो कोक एंड पेप्सी भी जो है वो भी अलग अलग गुड्स होते हैं, बिकॉज अगर आपको पीना होगा तो आप कोक पियेंगे या तो फिर पेप्सी पियेंगे, पर आप दोनों कभी साथ में नहीं पियेंगे। एंड सिमिलरली राइस एंड व्हीट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो सारे के तीनों जो ऑप्शंस हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे जो कमोडिटीज़ हैं इनको हम अलग अलग करके इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वाई जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, बिकॉज हमारे पास एक भी ऐसा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैटेगरी में आता हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉ दैट डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड नोन एज। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, यहाँ से हमसे पूछा गया है वो कौन सा लॉ है जिससे जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो जैसे कि आपको पता होगा डिमांड का कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से स्लोप करता है, जहाँ पर मैं इसको बोलूँगा डिमांड कर आपको हो जाएगा डी। तो आप देख सकते हैं इसका स्लोप किस तरह पे, इसका स्लोप नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ये रीज़न पूछा गया है किस रीज़न से, किस लॉ के कारण यहाँ पे हमें डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। तो ऐसा अर्लियर हमने से पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को जितना कंज्यूम करेंगे तो उससे जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो कम होता जाएगा। दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स। एंड वो सिमिलर लॉ जो है वो हमारे लॉ ऑफ डिमांड में भी एप्लीकेबल करता है और डिमांड कर्व के नीचे स्लोप करने का वो कारण भी है। तो हम यहाँ टिक करके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाता है, तो लॉ ऑफ डीएमए जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इसके अलावा अगर कभी ऐसा हो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको ये पहले में ना मिले और तीसरे में मिले, चौथे में मिले, तो आप पहले के जो लॉज हैं उनको कैसे आप कैंसिल आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बाकी के ऑप्शंस को भी देखेंगे और जानेंगे कि क्यों ये ऑप्शंस जो हैं ये सही विकल्प नहीं है हमारे लिए। तो बी हमें दिया है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्लियरली बोला जाता है कि जैसे जैसे हम और कंज्यूम करेंगे सेटिस्फैक्शन जो है हमारी और कम होती जाएगी, तो कंज्यूमर जो है रैशनल बन जाता है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ना ही यूटिलिटी मिनिमाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे हम डिमांड में यूटिलिटी के बारे में बात ही नहीं करते हैं। हमारे डिमांड कर्व को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक क्वांटिटी डिमांड और एक प्राइस। तो ये आपका यहाँ पे प्राइस हो जाएगा और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हम देख सकते हैं, डिमांड कर्व को ड्रॉ करने के लिए प्राइस और क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो दोनों बी और सी जो है यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ नॉट रिलेवेंट टू डिमांड कर्व, है ना। आप देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है एक अलग कंसेप्ट है, वो डिमांड कर्व में रिलेवेंट नहीं है। दैट इज़ वाई हम देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं और बचता जो है हमारा एक ही ऑप्शन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज अर्लियर मैंने इस पहले की वीडियो से भी कवर किया है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे पहला ऑप्शन है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप कैंसलेशन करके या फिर इनको वीडियोस को जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनको कैंसिल आउट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गुड्स डज अ डिक्रीज इन प्राइस डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड। तो जैसे कि हम जानते हैं जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो कैसे होती है, वो जब भी उसका प्राइस डिक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, हमें डिमांड उसकी बढ़ते हुए दिखती है। हाँ, ऐसा कौन स्टेट करता है, ऐसा हमारा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। तो डिमांड कर हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनता है, किसी की कमोडिटी की प्राइस अगर इतनी है, अगर मैं बोलूँ प्राइस पी है और उसकी डिमांड डी है,
है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं इसकी प्राइस कम कर रहा हूँ, तो मैंने प्राइस कम कर, चलो ठीक है, प्राइस कम करके मैंने P1 कर दिया, तो कहाँ पे आ गया हमारा नया कर्व P, इस पॉइंट पे आ गया। और मैं इसको अगर जोड़ूंगा तो न्यू डिमांड फॉर्म होती है जो कि है D1। अब क्लियरली देखते हैं कि D1 जो है D से ज़्यादा है, तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है क्या, कि डिक्रीज इन प्राइस डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड। यानी कि ऐसा पूछा है कि ऐसा कौन सा गुड है जो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना। तो हम यहाँ पे एक एक करके गुड्स देखेंगे। सबसे पहला हमारा कंफर्ट गुड्स। तो कंफर्ट गुड्स जो होते हैं उनकी प्राइस अगर कभी कम होती है तो हम तो ऑफकोर्स इनको खरीद ही लेंगे। कंफर्ट गुड्स जैसे गुड्स जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो कंफर्ट गुड्स जो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, बिकॉज कंफर्ट गुड्स हम तभी खरीदते हैं जब उनके प्राइस जो होते हैं कम होते हैं, और हम उन्हें नहीं खरीदते हैं जब उनके प्राइस बढ़ जाते हैं ना। लाइक यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अगर आप P1 और D1 को देखें, अगर प्राइस बढ़ता भी है तो डिमांड फिर कम हो जाती है, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू डिमांड, दे लिसन टू डिमांड। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे और क्या, नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? नेसेसिटी गुड्स ऐसे गुड्स जिन्हें हमें ज़रूरत होती है ना। जैसे कि आप बोल सकते हैं मेडिसिन, फूड, वाटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं। अब नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता प्राइस पे आने से। यानी कि अब मैंने बोल रहा हूँ कि आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो क्या आप मेडिसिन कभी प्राइस देख के खरीदते हैं? नहीं। प्राइस भले ही उसका कितना भी ऊपर हो या कितना भी नीचे हो, हमेशा मेडिसिन हम उतनी ही खरीदते हैं जितनी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो नेसेसिटी गुड्स ही ऐसे गुड्स हैं जो कि कैसे होते हैं? इनइलास्टिक होते हैं नेचर में, है ना। ऐसे गुड्स जो प्राइस को रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। तो दैट इज़ वाई नेसेसिटी गुड्स विल बी द राइट ऑप्शन। एंड हमारा थर्ड ऑप्शन जो है लग्जरीज गुड। लग्जरी गुड्स भी जो है वो काफ़ी सिमिलर है कंफर्ट गुड्स से ना। कंफर्ट गुड्स जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। लग्जरी गुड्स यानी कि जो थोड़े से आप बोल सकते हैं कि जैसे ज्वेलरीज वगैरह इन सब कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी हम तभी खरीदते हैं जब इनके प्राइस कम होते हैं, एंड तब नहीं खरीदते जब इनके प्राइस बढ़ते हैं। तो लग्जरी गुड्स भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं रहे। सो नेसेसिटी गुड्स जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो इज अ कॉज ऑफ रिड्यूस्ड डिमांड। इनमें से कौन सा कारण है, एक कॉज है डिमांड के कम होने का? तो पहला हम देखेंगे फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स। क्या ऑप्शन ए सही है? फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स। तो यस, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अगर बायर्स मार्केट में नहीं रहेंगे तो फिर कमोडिटी खरीदने के लिए उतने लोग भी नहीं रहेंगे, डिमांड जो रहेगी इन जनरल कम हो जाएगी। सो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं फॉल इन इनकम। तो हम जैसे जानते हैं कि नंबर ऑफ बायर्स जो है ये एक फैक्टर है इन्फ्लुएंस करते हुए डिमांड को। सिमिलरली फॉल इन इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो फिर वो किसी कमोडिटी को परचेज नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई फॉल इन इनकम इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर डिक्रीज इन डिमांड। थर्ड, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदल गई हो या फिर कंज्यूमर अब उस गुड्स को कंज्यूम नहीं करता हो, तो वो भी यहाँ पे कारण बन सकता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बायर, इनकम और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तीनों के तीनों जो है डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। और यहाँ पे तीनों को बोला गया फॉल फॉल फॉल। अगर तीनों यहाँ पे फॉल होती हैं तो ये ट्रू है, A B C आर ऑल ट्रू। दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एज अ प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस, तो यहाँ पे हमें कंडीशन देके रखी गई है कि कॉफ़ी का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, सो मेक्स अ डिमांड फॉर टी। अब यहाँ पे हमें बताइए कॉफ़ी का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, बताइए टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉफ़ी और टी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं, हमने ऐसे भी पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमें ऑप्शन था कॉफ़ी एंड टी का, पर उसके बाद हमने बोला कि कॉफ़ी एंड टी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। तो कौन से गुड्स में? वो हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जिनको हम एक जगह दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कॉफ़ी नहीं पी रहे तो आप उसकी जगह क्या पी सकते हैं? टी पी सकते हैं। जिनको एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है, अब आप यहाँ पर रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कॉफ़ी के दाम बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है टी की डिमांड के लिए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू, क्या रिलेशन है प्राइस ऑफ कॉफ़ी का डिमांड फॉर टी में? एक रिलेशन। आप यहाँ को सोचिए, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे? वो बेसिकली क्या करेंगे? यहाँ पे वो टी को कंज्यूम करना ज़्यादा चालू कर देंगे।
राइट। तो अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ता है, अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ता है, तो जो कॉफ़ी पीने वाले एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, वो शिफ्ट करेंगे किसकी ओर, टी की ओर, बिकॉज टी का प्राइस नहीं बढ़ा है तो डिमांड ऑफ टी भी जो है वो बढ़ेगी। तो आप याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, उनके प्राइस, एक क्वांटिटी की प्राइस और दूसरे की डिमांड के बीच में। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड ही बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड भी जो है वो कम होती है। दैट इज़ वाई हमें पता है कि अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़े तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखें एक एक करके। पहला दिया है रिमेन्स स्टेबल। क्या टी की डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी? नहीं, बिकॉज चेंज होगी, बिकॉज उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का। फिर बी फॉल्स, तो फॉल्स वुड बी द रॉन्ग आंसर। अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ेगा तो फॉल नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। दैट इज वाई सी विल बी द राइट आंसर, राइजेज, है ना। तो जो डिमांड है टी की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। When price rise, demand for given goods क्या होगा? और यहाँ पे फिर से हमें कंडीशन गिवन है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो गिवन गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हमें जानना जरूरी, गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, दे आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने बीच में डिस्कस किया था कि ऐसा डिमांड होता है, क्या स्टेट करता है उसमें कि किसी क्वांटिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। यानी कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। और आप याद रखना, जो गिवन गुड्स हैं वो एक्सेप्शन है किसके लिए, लॉ ऑफ डिमांड के लिए। देयर आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि ये गुड्स जो हैं ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। तो अब यहाँ पे जैसे बोला गया है व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉर गिवन गुड्स, बल्कि उल्टा होता है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड यहाँ बोला है कि जो इनकी प्राइस है वो उल्टा ही होगा। प्राइस बढ़ रहा है इनका तो इनकी जो डिमांड है वो भी क्या है, वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि कम होने की वजह क्या होगी, डिमांड इनकी बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला कि गिवन है हमें प्राइस बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज नहीं होगा। अगर ये नॉर्मल गुड होता तो इसका प्राइस जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती। रिम्यूज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट भी नहीं रही, बिकॉज ये उल्टा होने वाला है, चेंज होने वाला है। और कैसा उल्टा होगा, यानी कि ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज़ वाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रहेगा सी। एंड आपने में दिया बिगिंस अनस्टेबल, तो अनस्टेबल तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ। अनस्टेबल क्या यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है कुछ, यहाँ पे जो भी मीनिंग था डिक्रीज होता या तो इंक्रीज होता या तो चेंज नहीं होता। अनस्टेबल कोई डिमांड में ऐसा कोई टर्म नहीं होता। दैट इज़ वाई जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको जाएगा क्या, सी, इंक्रीज। मूविंग ऑन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी डज डिमांड है। डिमांड इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है? तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा 5, बिकॉज एक होती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी हमारी होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरी हमारी होती है हाईली इलास्टिक, चौथी है लेस इलास्टिक और पांचवी यूनिटरी इलास्टिक। यानी टोटल 5 तरह की इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज वाई ऐसा करेक्ट ऑप्शन जो होगा 5, एंड बाकी ऑप्शन जो है वो गलत रहेंगे आपके। नेक्स्ट है फिर आपका व्हेन एट प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, A's demand is for 11 units, B's demand is for 14 units, and C's demand is for 8 units. Then market demand will be. तो यहाँ पे आपसे बताया गया है, अब 3 अलग अलग वो की डिमांड गिवन है, एक A, B और C, और क्वेश्चन जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मार्केट डिमांड क्या हो। यानी पूछा गया आपसे कि क्या मार्केट डिमांड रहेगी। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, मार्केट डिमांड इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। यानी सारे की सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारी मार्केट डिमांड बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारे के सारे जो इंडिविजुअल डिमांड्स हैं इनको जोड़ देंगे, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड मिल जाएगा। तो मार्केट डिमांड में अगर निकाला जाओ तो पहले ए की डिमांड जो उसको ऐड करूँगा, दैट विल बी 11 प्लस 14 प्लस 8, इन सबको मैं ऐड करूँगा। 11 प्लस 14 25, 25 प्लस 8 कितना, 33। यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारा है वो कितना रहेगा, 33, जो कि हमारा मार्केट डिमांड का आंसर है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पूछा गया है डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज। तो जो डाउनवर्ड स्लोप है डिमांड कर्व का वो हमें क्या दिखाता है, जैसे कि आपको पता है डिमांड कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से
दिखाई पड़ता है। हाँ, तो आप बेसिकली डिमांड कर्व जो किस तरफ स्लोप कर रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। तो ये जो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, ये हमें किस तरीके का रिलेशनशिप शो करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ डिमांड एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, बिकॉज जो डिमांड कर्व है वो भी लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है, यानी कि वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है। इन्वर्स यानी कि अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक की बात करें, प्राइस हो गया हमारा और एक हमारा डिमांड हो गया। अगर प्राइस कम होता है, प्राइस अगर पी से P1 होता है, तो डिमांड जो हमारा वो कितना हो जाएगा, D से D1, यानी बढ़ जाएगा। प्राइस से मोर डिमांड बढ़ गई। ऐसे उल्टा भी ट्रू है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड हमारी जो है कम हो जाएगी। तो यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब कि दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में कम हो रहे हैं, दैट इज वाई ये ऑप्शन आपको गलत रहेगा। बी होता है इन्वर्स रिलेशनशिप, दैट इज ट्रू। इन्वर्स है प्राइस और डिमांड के बीच में। इन्वर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। बी विल बी करेक्ट। और सी मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो सी विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या, बी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, या इनमें से कौन सा ऐसा गुड्स है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में आता है। पहला हम देखें ऑप्शन नंबर ए, कार एंड पेट्रोल। क्या कार एंड पेट्रोल एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है? तो पहले जानना पड़ेगा हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी वो गुड्स जिनको हम एक दूसरे की जगह पे इन प्लेस ऑफ ईच अदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार एंड पेट्रोल जो है उनको हम कभी भी एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम उनको एक साथ में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द कार एंड पेट्रोल जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सेकेंड आपका आ जाएगा जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। तो जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है, ये भी जो आपके गुड्स हैं, इनको हम कब क्या अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक दूसरे की जगह पे, या फिर साथ में। तो आप देख सकते हैं जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, बिकॉज दे आर सिमिलर टू टी एंड कॉफी। तो जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है, या तो आपको भी जूस पियोगे या तो आपको भी कोल्ड ड्रिंक पियोगे। दैट इज वाई जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सी हमें दिया है ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं? तो नहीं, ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। आप ब्रेड एंड बटर को साथ में कंज्यूम करते हैं। हिंदी आपका दिया ऑल ऑफ दिस, तो आपका डी में ऑप्शन गलत होगा। जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या होगा, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज जूस एंड कोल्ड ड्रिंक जो है उनको आप इन प्लेस ऑफ ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। या तो कभी आप एक जूस का इस्तेमाल करेंगे, या तो कभी आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व किस कारण से होता है? तो क्या होता है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व? यानी कि जब डिमांड में कोई चेंज आता है, अगर जैसे मैंने यहाँ पर डिमांड का कर्व ड्रॉ करा, और अगर डिमांड में कोई चेंज आती है ड्यू टू इट्स प्राइस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मेरे पास प्राइस P दिया है और डिमांड D दिया है, तो अगर प्राइस P और डिमांड D, और अगर प्राइस बदलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ पे P1 हो गया, तो डिमांड जो है आपकी वो फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो चेंज है, इस तरीके चेंज को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि वो एक ही कर्व पे हो रहा है ना। अब जैसे प्राइस जो है वो बढ़ा, तो इस कारण से डिमांड ही बदल गई। इसी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का दूसरा नाम होता है क्या, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो अब यहाँ पूछा है किस कारण से होता है, व्हाट इज द रीजन। तो हमें पता है कि यहाँ पे किस कारण से होता है, प्राइस से कारण होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन हमें जो दिया है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की जो प्राइस की खुद ही जो कमोडिटी है उसके चेंज में आने से ये चीज़ अकर होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। पर अगर मान लीजिए कि पहला ऑप्शन आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिला और ये आपको लास्ट में मिला, सी या ऑप्शन डी में मिला, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जैसे बी दिया है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि यहाँ पे डी बी में बोला गया है कि डिमांड के उसके खुद के डिटरमिनेंट्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अब बोला कि प्राइस के कारण नहीं, बल्कि बाकी डिटरमिनेंट्स के कारण। तो ये जो है ये हमारा इस कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि ये अलग चीज़ है, ये चेंज इन डिमांड है, यानी शिफ्ट इन डिमांड का, है ना। तो बी जो है वो डिफरेंट चीज़ कह रहा है, तो बी आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्या और सी अगर ये बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ए अलग है बी अलग है, दैट इज वाई सी वुड बी आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा आपका ए, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर नेक्स्ट दिया है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो उसी के बाद हमने देखिए यहाँ पे हमें शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखने को मिल गया। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व कुछ किस तरीके से दिखता है, जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी इन डिमांड हमें कैसे देखने को मिलता है।
वैसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वैसे कि ये आपका शिफ्ट है, यहाँ पर डिमांड कर्व है। और अब यहाँ पे चेंज जो हो रहा है उसके प्राइस के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ और अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये मेरा डिमांड कर्व है और ये मेरा प्राइस है पी से फिर ये मेरा डिमांड कर्व है डी। ठीक है, अब मैंने बोला है प्राइस ना हो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनके कारण डिमांड में चेंज आ रहा है। तो कुछ भी अदर फैक्टर्स चेंज हुए हैं ना, जैसे कि कोई इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गई, या फिर लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गई इस चीज़ को लेके, तो यहाँ पर डिमांड जो है उन्हें बोला चलो बढ़ जाती है। तो किस तरफ बढ़ेगी, वो कुछ इस तरफ शिफ्ट करेगी हमारी डिमांड टुवर्ड्स द राइट। तो अब हमें नया डिमांड मिल गया जो कि हमारा कितना हो जाएगा, डी पर। तो जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। हमारा नया कर्व यहाँ पे आ जाएगा ये वाला डी। और यहीं पे वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर डिमांड कम होती है तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या है, पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फॉल इन डिमांड गिव टू राइज इन इट्स ओन प्राइस, डिमांड कम हो जाना उसके खुद के प्राइस में चेंज आने से, तो नहीं, वो आपका फॉल इन डिमांड जो है वो चेंज शिफ्ट इन डिमांड की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। सेकंड, राइज इन डिमांड ड्यू टू ओन प्राइस, तो फॉल इन डिमांड और राइज इन डिमांड दोनों के दोनों जो है एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ओन प्राइस। तो ये ओन प्राइस के कारण चेंज नहीं होता बल्कि अदर फैक्टर्स के कारण चेंज होता है। सी, चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिमांड चेंज हो रही है और कारण क्या है, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी वो फैक्टर्स जो प्राइस को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दैट इज वाई सी वुड बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे सी आपका सही ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे अदर फैक्टर्स के बारे में बात करी जा रही है। जो दोनों ए और बी है ये हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। एक्सपेंशन क्या होता है डिमांड कर्व में। तो एक्सपेंशन जो होता है वो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर आता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई चीज़ें फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्राइस एज्यूम लेते हैं, प्राइस तो पी और डिमांड आपका डी। अब यहाँ पूछा गया कि एक्सपेंशन क्या होता है। तो एक्सपेंशन यूजुअली होता है कि डिमांड कर्व और जब ज़्यादा फैल जाता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैंने बोला प्राइस जो है वो गिर गया, किसी कारण से प्राइस गिर गया और प्राइस हमारा कितना हो गया, P1 हो गया। और अब हमारा प्राइस P1 पे जो डिमांड कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अब देख सकते हैं कि डिमांड कर्व पहले कुछ यहाँ पे इस तरीके से था और प्राइस गिरने के कारण अब डिमांड जो है एक्सपैंड हो गई है, बढ़ गई है, नई डिमांड आ गई हमारे पास, कौन सी, D1। तो प्राइस अब गिरता है और जब डिमांड बढ़ जाती है उसे प्राइस गिरने से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। तो अब हम एक एक करके हमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, राइज ऑफ डिमांड ड्यू टू राइज ऑफ सप्लाई। तो डिमांड का बढ़ जाना बिकॉज सप्लाई का बढ़ जाना, तो नहीं, यहाँ पे हम सप्लाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है इस केस में डिमांड से। नेक्स्ट फिर यहाँ में दिया है बी, राइज ऑफ डिमांड ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ द प्राइस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बोला डिमांड का बढ़ जाता है, वो भी किस कारण से, प्राइस के डिक्रीज हो जाने से। सी दिया है रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस गिर जाना, डिमांड भी कम हो जाना। तो दोनों की आप जानते हैं कि दोनों चीज़ें ट्रू नहीं है। अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड जो है वो नहीं गिरेगी, वो बल्कि बढ़ेगी। तो दैट इज वाई सी विल नॉट बी द राइट ऑप्शन। और डी, राइज इन डिमांड एंड राइज इन प्राइस, तो ये भी ट्रू नहीं है कि ना ही डिमांड साथ में बढ़ती ना ही प्राइस साथ में बढ़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बी रहेगा आपका इसका, राइज ऑफ डिमांड ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ द प्राइस। नेक्स्ट दिया है द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड है वो किसके नज़रिए से देखा जाता है, किसके पर्सपेक्टिव से उसको हमने बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कंज्यूमर, शॉपकीपर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। तो जैसे कि हम जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड, उसके बिहेवियर, उसके एक्सपेंडिचर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं कि क्यों कंज्यूमर कोई चीज़ को खरीदता है और क्यों नहीं खरीदता है, कैसे वो किसी कमोडिटी को खरीदता है जब उसके प्राइस कम होते हैं और कैसे नहीं खरीदता जब उसके प्राइस बढ़ते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखते हैं और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर सकते हैं, ना ही शॉपकीपर, ना होलसेलर, ना मैन्युफैक्चरर। दैट इज वाई आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए। एंड लास्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट टू पीनट बटर। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की बात करी जा रही है, ऐसा प्रोडक्ट जो पीनट बटर के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो आप पीनट बटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक करके ऑप्शन देखते हैं, शुगर तो नहीं, शुगर नहीं हो, शुगर कोई कंज्यूम नहीं करता। उसके साथ ब्रेड, तो यस पीनट बटर, अब ब्रेड पे लगा के पीनट बटर खाते हैं, तो दैट इज ब्रेड। मस्टर्ड नहीं हो सकता, ना सोडा हो सकता है। जो मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन है और जो मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन है वो क्या होगा आपका,
ब्रेड, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे पूछा रही तो इसको आप साथ में कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ वाई उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या, बी। ओके देन आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस करे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं इनके रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले तो मैंने फ्यूकी एजुकेशन ऐप पे इनका और अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। सो डाउनलोड द फ्यूकी एजुकेशन ऐप एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।